नमस्कार, मैं संजय सनम, यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूँ। व्यूवर्स, सामाजिकता किसे कहते हैं? नारी स्वरों की आवाज के आज हम तीसरे पायदान पर हैं। जी हाँ, आज हम चल रहे हैं आसाम। आसाम यानी गुवाहाटी से होते हुए माँ कामाख्या को प्रणाम करते हुए आसाम की नलबाड़ी की एक चर्चित हस्ती, एक ऐसी हस्ती जिसकी कलम की टनकार ने अपने नाम को, अपने शब्दों को बहुत दूर तक पहुंचाया है। नारी स्वरों में एक सुविख्यात सुप्रतिष्ठित साहित्यकार का नाम है बबीता कोमल, जिनकी 7 पुस्तकें आ चुकी है। और मैं हूं बबली, एक लड़की, एक चर्चित पुस्तक जिन्होंने बबीता कोमल को साहित्य की दुनिया में अपनी एक खास जगह प्रदान की। आज बबीता जी हमारे साथ फोन लाइन पर। बबीता कोमल जी। नमस्कार संजय जी। नमस्कार बबीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी हैं। बबीता जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आसाम की स्थिति कैसी है कोरोना के संदर्भ में? कोरोना के संदर्भ में अगर शुरुआत की बात करें तो हम बहुत अच्छी स्थिति से गुजर रहे थे, लेकिन जब से अभी यहाँ पे प्रवासी भारतीय मतलब हमारे जो असम के प्रवासी लोग आने लगे हैं, तब से स्थिति थोड़ी सी विकट हो रही है जी। अभी हमारे यहाँ लगभग 900 के आसपास केसेज है। वाह वाह, बहुत तेज गति से बढ़े हैं। बहुत तेज गति है। 5 दिन पहले लगभग 60 या 70% थे, जो अब 5 दिन में इस आंकड़े पे पहुंचे हैं। जी जी जी, ख्याल रखिएगा। बिल्कुल जी, जटिल है, पूरे देश में जटिल है, आंकड़े बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं और हम सब के स्वस्थ रहने की दुआ करते हैं। और हमारी संस्कृति तो वसुदेव कुटुंबकम की है। हम तो ईश्वर से दुआ करते हैं कि पूरी मानवता को, सबको सुरक्षित रखे महामारी आपदा विपदा से। चलिए बबीता जी, आज हमारा संदर्भ था सामाजिकता का, और सामाजिकता के विभिन्न पहलू हैं। कोरोना महामारी की जब बात चल रही है, ये दौर जब चल रहा है, तो सामाजिकता के पहलू और भी कुछ बन जाते हैं। एक साहित्यकार होने के नाते, एक गृहिणी होने के नाते, एक महिला होने के नाते, बबीता कोमल सामाजिकता की परिभाषा को किस रूप में बताना चाहेगी? जी, मेरी नजर में सामाजिकता हो गई जो कि परिवार से भी जुड़ती है, क्योंकि समाज की अगर कोई सबसे छोटी इकाई है तो वह बिल्कुल परिवार ही है जी। और परिवार से आगे बढ़ के फिर हम मोहल्ले तक पहुंचते हैं, मोहल्ले से अपने गांव तक, शहर तक, अपने प्रदेश तक, और उसके बाद देश तक पहुंचते हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया, जैसा कि आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम जी। तो ये सबसे छोटी इकाई परिवार से प्रारंभ होती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो उस परिवार को समझ के ही हम समाज और सामाजिकता को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और इसमें से सारी चीजें जुड़ती है, और स्पेशली परिवार की धुरी एक नारी होती है, तो नारी के ऊपर उसकी बहुत जिम्मेदारी है। जब वह जननी है, इस सृष्टि को उसने जन्म दिया है, इतना बड़ा भार उसके ऊपर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिकता की अगर हम बात करें तो वहां पे भी नारी का योगदान कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं, बिल्कुल पूरा का पूरा ही है। होम मिनिस्ट्री पूरी नारी के पास ही है। लेकिन इस दौर में आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि घर में फिर किस तरह की जिम्मेदारी अतिरिक्त रूप से नारी के कंधों पर आ जाती है? आज इस रूप में मैं आपसे कहना चाहूंगी, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी देश की जितनी भी महिलाएं अभी हमें सुन रही है या आगे हमें सुनेगी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, उन्हें कहना क्या चाहूंगी, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सच में उनके ऊपर बहुत दोहरी जिम्मेदारी है। आप पुरुष है मेरे सामने, लेकिन माफी के साथ कहना चाहूंगी कि मुझे अपने अनुभव से ऐसा लगता है कि पुरुष थोड़े से अपनी हेल्थ के लिए स्पेशली वो थोड़े लापरवाह होते हैं, खुद के स्वास्थ्य के लिए। नहीं, मैं बीच में आपको टोकूंगा। पुरुष इसलिए लापरवाह होते हैं क्योंकि महिलाएं उनको संभालने के लिए साथ में होती है। हाँ, मैं वही आ रही थी, मैं यही आ रही थी। तो जब ये लापरवाही उनका स्वाभाविक गुण है, क्योंकि पहले माँ के रूप में, फिर पत्नी के रूप में, और फिर बेटी या बहू के रूप में कोई ना कोई होता है जो इन्हें संभालता है जी। तो जब ये कोरोना हमारे आसपास है, तो
सच में हमारी जिम्मेदारी जब हम घर में रह रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं महिलाओं को कहते सुनती हूँ कि हम तो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो हम तो बहुत ध्यान रख रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जब हमारे पति या हमारे पिता या हमारे बच्चे कोई भी जब बाहर से घर आए, तब भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें और अधिक समझाएं या सिखाएं या बताएं कि किस तरह से वो घर में आके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। सैनिटाइज की बोतलें हम घर में सबको प्रोवाइड करें कि वो जहाँ भी जा रहे हैं उनकी पॉकेट में रहें। इसके अलावा हम उनके कपड़े धोने का ध्यान रखें कि आते ही वो बाहर से आए तो अपने पूरे कपड़े धोने के लिए डालें, मास्क दोबारा इस्तेमाल ना करें, उसको गर्म पानी में हम पूरा अच्छे से उसको सैनिटाइज करें। हमारे घर में जो सब्जियां आ रही है, दूध आ रहा है, जितनी भी चीजें, और मैं ऐसा कहना चाहूंगी संजय जी आपके इस माध्यम से, ये दौर मुश्किल है और ये चलने वाला है भी। मैं कोई बहलाने फुसलाने वाली बात नहीं करूंगी क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं। इतने टाइम में हमें समझ जाना चाहिए कि अभी जितना मुश्किल दौर गया है उससे मुश्किल सामने है। क्योंकि आसाम की 5 दिन की जो पिक्चर है वो बहुत कुछ बता रही है। क्या बात है, हकीकत मुश्किल हकीकत है ना, हकीकत है क्योंकि 5 दिन की पिक्चर सब कुछ बयान कर रही है जी। तो जब दौर मुश्किल है तो हमें इसके लिए तैयार भी होना पड़ेगा तैयार। सरकार को दोष देके, प्रशासन को दोष देके हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। आपको अपनी आदत बनानी पड़ेगी, आपको मानसिक रूप से भी तैयार रहना पड़ेगा और आपको अपनी आदत में सुरक्षा के साधनों को ढालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारे घर में जैसे नियम होता है ना कि मंदिर जाते हैं तो हम चावल के डब्बे साथ लेके जाते हैं, वो नियम है। हम घर से बाहर निकलते हैं शर्ट पहन के निकलते हैं। हम बनियान में घर के अंदर रह सकते हैं भले, लेकिन हम घर से बाहर निकलेंगे हम शर्ट पहन के निकलते हैं जी। तो जैसे ही मैं कहना चाहूंगी कि आज के दिन में मास्क लगा के निकलना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना शर्ट पहन के निकलना। बिल्कुल आप मतलब वो कह रही हैं कि जिस तरह से शरीर को ढकने के लिए कपड़े जरूरी हैं, उस तरह से अपनी जिंदगी की सांसों को ढकने के लिए मास्क जरूरी है। बहुत ही जरूरी। मास्क, सैनिटाइजर, एक आपकी दुकान है, आपका घर है तो आप साबुन और बिल्कुल पानी की व्यवस्था तो करके ही रखिए जी, वो बहुत जरूरी है। तो महिलाएं इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। मैं देखती हूँ महिलाओं की बात और कहना चाहूंगी आपसे, महिला हूँ फिर भी कह रही हूँ, कुछ महिलाओं से बात होती है तो आप महिला के साथ लेखिका हैं इसलिए आपका दायित्व बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरुषों पर ही कहें, महिलाओं पर न कहें, जो सच है वो कहें। हाँ, जो मुझे सच लगता है वही बता रही हूँ जी। कि पुरुषों की तो देखिए आदत है, पुरुष तो मैं अभी भी देखती हूँ कि कुछ पुरुष घूमते रहते हैं सड़क पे, बेवजह घूम रहे हैं इधर-उधर। हालांकि पहले से कम है लेकिन फिर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसा कि अपन ने शुरुआत में बात की थी कि महिलाओं की जिम्मेदारी ज्यादा है थोड़ी सी, तो जब ज्यादा है तो फिर वो जब ये कहती है कि हम तो घर में रह के पागल हो गए, एक राउंड गाड़ी में काट के आएंगे या एक राउंड हम बाइक में लगा के आएंगे, तो वो थोड़ा सा फिर सुन के थोड़ा अच्छा महसूस नहीं होता है जी। फिर लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह नहीं निभा पा रही है, जो कि अगर उनके घर में गलती से आ गया जी तब फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कड़वी हकीकत, बिल्कुल कड़वी हकीकत जी जी जी। महिला की मानसिकता को महिला से बेहतर कौन समझ सकता है। और चूंकि आपने और आपने ये सुना है, आसपास के संदर्भ से कहीं सुना है, तब फिर आप उस सुनी हुई बात को, जो कि एक बात कटु लग रही है और ये हल्की सी लापरवाही भी बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती है, इसलिए आप इस बात को कह रही हैं और ये आपका दायित्व भी है जी। एक बात और कहना चाहूंगी क्योंकि हम ग्रीन जोन में हैं, आज भी हम ग्रीन जोन में हैं, नलवाड़ी में हम ग्रीन जोन में हैं। कुछ दिन पहले तक आसाम भी लगभग ग्रीन जोन में था क्योंकि लगभग यहाँ केवल 9% थे। एक टाइम था कि केवल 9% यहाँ थे। बिल्कुल। तब हमें एक्चुअली हमारी सोच क्या है ना, पर्सनल मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हमें ऐसा लगता है कि जितनी भी आफतें मुसीबत आनी होती है वो किसी और पे आएगी। हम इस सोच के साथ चलते हैं। तो हम आसाम वालों को भी ऐसा लग रहा था कि नहीं यार हम तो रुके हुए हैं, पूरा देश कोरोना में डूब रहा है लेकिन हम तो ठीक है जी। इस मानसिकता से निकलना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब तक हम हमारे आसपास का कोई या हम उसकी चंगुल में नहीं आएंगे तब तक हम इसको हल्के से ले रहे हैं। दिक्कत सबसे बड़ी देश के सामने ये है, तो इतने केस देश में होते नहीं आज।
बिल्कुल, हर कोई उसको हल्के में ले रहा है। बहुत बड़ी बात, हर इसीलिए कोई देखिए हल्के में ले रहा है। ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में कन्वर्ट इसलिए तो हो रहा है ना, क्योंकि ग्रीन जोन वाले हल्के में ले रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। और तकलीफ तब होती है जब वो रेड जोन बन जाता है। हाँ, फिर वो रेड जोन बन जाता है, फिर वो कंटेनमेंट जोन में आ जाता है। जी 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 जी। क्योंकि मैं आपको आंखों देखी बता रही हूँ, मैं असम में हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ कि असम में तो हम बिल्कुल बचे हुए थे। बता रही हूँ 5 दिन पहले तक हम बचे, नलवाड़ी में आज बची हुई हूँ, लेकिन कब तक? 4-5 केस है हमारे यहाँ भी, लेकिन टाउन में नहीं है। वो उन्हीं जगह पे है जो सेंटर जो बनाए थे, क्वारंटाइन सेंटर, वहां पे कैसे जा रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन कब तक? आपने बहुत बड़ी बात कही कि सरकार प्रशासन पर ही छोड़ना या उन्हीं पर दोष देने से काम नहीं चलेगा, यह हर व्यक्ति का दायित्व है। और चूंकि हम महिलाओं से बात कर रहे हैं। हाँ जी, हेलो बबीता हाँ जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार प्रशासन पर ही छोड़ने से काम नहीं चलेगा, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और बिल्कुल है। इसीलिए कह रही जो अपन जहाँ से बात शुरू की थी कि हम महिलाओं की जिम्मेदारी सच में बहुत ज्यादा है। पुरुषों की तो है ही है, लेकिन महिलाओं की घर में रह के भी, क्योंकि हम ये कह के बच नहीं सकते हैं कि हम तो बाहर नहीं जा रहे हैं, हम तो घर पे ही है, ये कह के हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। घर पे रह के भी हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि कई महिलाओं से मैं सुन रही हूँ हमारा तो काम बढ़ गया, हमें इनके कपड़े धोने होते हैं, कौन करेगा इतना, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा बबीता जी, इस दौर में बड़े शहरों में काम वालियां भी नहीं आ रही है, कॉम्प्लेक्सों में अलाउ नहीं है। और महिलाओं के लिए बड़ी मुश्किल है। घर वाला चाहे लेट आ जाए कोई दिक्कत नहीं, काम वाली नहीं आने से दिक्कत होती है। नहीं, ये तो देखिए मजाक हम जब तक करें वहां तक तो ठीक है, लेकिन आज जिन परिस्थितियों में देश है, ये आपातकाल है एक तरह से। क्योंकि ये आपातकाल में ऐसा हो सकता है, या शायद आपातकाल में भी ऐसा न हुआ है जी, ये उसके भी शायद कुछ ऊपर है। बिल्कुल। तो हमें मान के चलना होगा कि ये जो 1.5 साल आने वाला है, या जो बीता है 2-3 महीना, ये ऐसा दौर है जो शायद दुनिया में पहली बार देखा हो जी। तो इस आपातकाल में हम सामान्य बातों से उनको जोड़ के उनके अनुसार अगर निर्णय लेते रहेंगे तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, बहुत बड़ी मुसीबत में आ रहे हैं, और व्यक्तिगत स्तर पे आ जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर विषय, और आपने इसकी भयावहता बता दी है। और आपने चूंकि आसाम से आप हैं और आसाम की स्थिति को देख करके आपने ये पूरी कहानी बता दी है कि 5 दिन में पूरा दृश्य बदल गया, पूरी पिक्चर बदल गई, दृश्य बदल गया, पूरी तस्वीर बदल गई। जी जी जी, इसलिए ये बात सामने आ गई। सोनी जी, हम अभी भी खुश है इस बात के लिए कि हमारे जितने भी पेशेंट निकल रहे हैं सारे उन क्वारंटाइन सेंटर में निकल रहे हैं, मतलब हमारे आसपास के लोग। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये क्वारंटाइन से निकल के तो बाहर ही आएंगे। 14 दिन बाद भी केस आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि 14 दिन के बाद कोई केस आया नहीं है, कुछ केसेस तो 1-1.5 महीना बाद भी आए हैं। जी जी, ये समझना हमें बहुत आवश्यक है कि हमें हर किसी से डर है। बिल्कुल, हर किसी से हमें डर है, ये समझना हमारे लिए आवश्यक है। ये समझ, और उन लोगों में आ रही है जिनके घरों में केस आ गए हैं। दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, उन लोगों में समझ आ रही है जिनके घरों में केस आ गए हैं, जिनके घरों में नहीं आए हैं उनमें समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सड़क का एक नियम है। जी जी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि सड़क सुरक्षा का नियम है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और मुझे लगता है कि यही चीज जिंदगी की गाड़ी पर अभी ये लागू हो रही है, और विशेष रूप से कोरोना संक्रमण के दौर पर हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये आपातकाल है जी, वो हम अघोषित आपातकाल है। हम उस तरह व्यवहार नहीं कर सकते जैसे हम सामान्य दिनों में कर रहे थे। अगर हमें खुद की जान बचानी है, परिवार की जान बचानी है। अब मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी, मंदिर से जुड़ा हुआ जी, मंदिर डेफिनेटली आस्था से जुड़ा विषय है। कुछ धर्मों में मंदिर बिल्कुल कंपल्सरी भी है कि सुबह आप ये मंदिर जाकर ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं।
लेकिन अभी भी कुछ लोग जब ऐसा काम कर रहे हैं तो वो कहीं न कहीं खुद को मौत की कगार पे लेके जा रहे हैं और अपने अपनों को भी लेके जा रहे हैं। स्पेशली बुजुर्ग लोगों से, तो क्योंकि बुजुर्ग लोग धर्म से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वो इन सारी चीज़ों की अनदेखी कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया ना करें। घर पे बैठ के पूजा पाठ करें, ईश्वर ज़्यादा सुनेगा। तो ईश्वर खुश होगा कि हम बाकी सबके लिए बहुत सोच रहे हैं। क्योंकि ईश्वर किसी धर्म विशेष का तो है नहीं, वो तो पूरी दुनिया का है। बिल्कुल, बिल्कुल। नियम व्रत से जो बंधे हुए लोग हैं, वो कहीं न कहीं अपने नियम व्रत की वजह से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज का जो दौर है, आज का जो दौर है, उसमें उनको थोड़ा-सा ये समझना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा और उनके अपनों की सुरक्षा, दोनों के लिए ज़रूरी है। और वो अपनी पूजा-पाठ अपनी परंपरा के अनुसार घर में बैठकर करें, और जब स्थितियाँ सामान्य हो जाएँ, तब बिल्कुल मंदिर जाएँ। भगवान तो हम कहते हैं कि हर व्यक्ति के दिल में होते हैं, मन में होते हैं। अगर आप मन से उन्हें ध्याएँगे, भगवान भी समझ रहे हैं आपकी मजबूरी को, वो भी समझ रहे हैं। तो कम से कम ये बात मैं जानता हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति में जो लोग व्रत करके रहते हैं, सौगंध खा करके रहते हैं, उनके लिए बहुत पेचीदा स्थिति है, ये जटिल स्थिति है। बिल्कुल है, लेकिन उनको भी उपाय नहीं है, क्योंकि जब स्थितियां इतनी जटिल होती है, तब फिर आपको अपने लिए न सही, अपनों के लिए तो जरूर सोचना पड़ता है। बबीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। कुछ कोई खास संदेश देना चाहेंगी? नहीं, संदेश में तो इतना ही देना चाहूंगी कि हम कोशिश करें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपातकाल जैसी परिस्थिति है जो है घोषित है, हम अपने आप को बिजी रखें, किसी न किसी चीज में अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी वीडियोस देखें, या और भी कुछ भी करें, लेकिन कम से कम हम बाहर जाने से बचें। जो हम कह रहे हैं कि हम घर में रह के पागल हो जाएंगे, तो हम घर में रह के डेफिनेटली पागल नहीं होंगे। आप कुछ अपनी अच्छी आदतें, बचपन की आदतें वापस ले आए। कुछ लोग लाइव आते हैं, उनको हम सुने। बहुत सारी चीजें हमें फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए मिल गई है, जैसे मैं खुद भी आती हूँ, हर संडे लाइव में आती हूँ, कोशिश करती हूँ दूसरे के साथ चर्चा करूँ फेसबुक में। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि क्रिएटिविटी को आप डेवलप करें, आपके अंदर की प्रतिभा को खोजें, आपकी क्या इंटरेस्ट है, आप किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, वो करें। मतलब रोए नहीं कि कोरोना है तो क्यों आ गया, कैसे हो गया, कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब सरकार ये खोलेगी, तब मैं बाहर जाऊंगा, तब मैं मंदिर जाऊंगा, तब तक नहीं सोचे। सरकार तो क्या पता खोल देगी, लेकिन कोरोना भी इंतजार कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि हम लॉकडाउन खुलने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, कोरोना भी कर रहे हैं। बिल्कुल, कब लॉकडाउन खुले और कब वो बहुत ज्यादा खुले, तो हम थोड़ा सा ध्यान रख ले तो हम थोड़े बच सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बिल्कुल आपने सच कहा। लॉकडाउन खुलने का इंतजार मत कीजिए, कोरोना भी शिकार का इंतजार कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, वो भी इसका इंतजार कर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ईश्वर की भक्ति कीजिए, घर में ज्यादा से ज्यादा रहिए, सतर्कता के साथ रहिए, सजगता के साथ रहिए, मन को खुश रखिए, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कीजिए और दूसरों की क्रिएटिविटी का सम्मान कीजिए। सम्मान करके बिल्कुल। बहुत बहुत शानदार अंदाज में लेखिका बबीता कोमल ने अपने बेबाक अंदाज में, बिंदास अंदाज में अपना बयान दिया। महिलाओं के लिए भी कहा, पुरुषों के लिए भी कहा, और सच कहा, जो कहा सच कहा, हकीकत के पटल पर कहा, हकीकत की जमीन पर खड़े होकर के कहा। बबीता जी हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये थी आसाम की नलबाड़ी से साहित्यकार बबीता कोमल। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम चलते हैं। जी बबीता जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपके बहुत अनुभव वाले विचारों का बहुत बहुत आभार। हमारे व्यूवर्स को प्रेरक बनेंगे। अब चलते हैं। जी हम चलते हैं हमारे नए अतिथि की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।